चलिए पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो समझ में आ गया। सारे लोग नोट्स बना रहे हैं ना? नोट्स बनाते समय भी आप पढ़ेंगे, ठीक है? जब नोट्स बनाते हैं तो उस समय सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको छाप लेना है, उसको आपको पढ़ना भी है, समझते हुए बनाना है। जो नहीं समझ में आया उसको पूछना भी है। तो लास्ट मैंने जो खत्म किया था लास्ट क्लास में वो था प्रोग्राम टेक्निक, मेरे ख्याल से ना, जिसमें था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है? और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहने का मतलब बताया था कि प्रोग्राम कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो याद नहीं होगा, कुछ याद नहीं रख रहे हैं आप लोग, है ना? आप पूरे समय आपको एज ए इंटरेस्ट लेना होगा कि आई एम अ स्टूडेंट। ऐसे नहीं कि यहाँ आ गए वही तभी स्टूडेंट है, आपको पूरे समय स्टूडेंट बनना होगा तभी ना। आप जाके भूल गए, आपको यही चीज पढ़ना, यही आपका प्राइम जॉब है ही। इसके बाद आप सोचेंगे क्या? हर आदमी के हर समय के बाद प्राइम जॉब क्या है? पढ़ाना। इसके बाद ना दूसरा काम करेंगे। अगर सोचिए हम आपको चीजें हम समझ के पढ़ के देख के नहीं आएंगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, तो आपको भी पढ़ना है। 3 टाइप बताए थे, सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, बताए थे ना, है ना? डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होता है, 2 है। ऐसे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? फिर आप पढ़ेंगे और प्रोग्राम आपको बनेगा और प्रोग्राम आप रन कराएंगे। हमने बोला था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका प्रोग्रामिंग पेपर है और इसी से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। प्रोग्राम लॉजिक समझ में आएगा, तो शुरुआत में जब गड़बड़ होगी तो बाद में बाउंस करते रहेगा, फिर आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चीजों को पढ़ के आइए। हमने बताया था कि डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन, कंडीशनल, बोथ ऑल दीज आर सेम, और इसमें 2 पार्ट होता है, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। या तो ट्रू काम करता है या फिर, अरे भाई तुम लोग माइक ऑफ ऑन करो ना, ऑफ करो। सीक्वेंशियल में बताया था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट करता है ना? एंड लूपिंग में बताया थे कि स्टेटमेंट चाहे वो 1 लाइन का हो या मोर देन 1 लाइन का हो, एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करता है, रिपीट करता है, दैट इज लूपिंग। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। और ये तीनों प्रोसीजर को जो फॉलो करता है वो किस तरह का प्रोग्राम है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है? और जिसमें लूपिंग का या डिसीजन मेकिंग का और सीक्वेंशियल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है ना? कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। जैसे डेटाबेस से रिलेटेड आप पढ़ेंगे एसक्यूएल, है ना? जैसे डेटाबेस आप फॉक्स प्रो पढ़ रहे हैं तो फॉक्स प्रो में भी आपका एसक्यूएल के कमांड आप यूज करेंगे तो उसमें कोई लूपिंग वगैरह नहीं होगा। ओरेकल, माईएसक्यूएल जितना भी डेटाबेस लैंग्वेज है उसमें एसक्यूएल यूज होता है, वो स्ट्रक्चर्ड होता है। कोई प्रोग्राम के लिए कोई डिसीजन मेकिंग ये सब पार्ट नहीं होता है। अब स्ट्रक्चर्ड में भी 2 तरह के होता है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रोसीजरल है, मॉड्यूलर है, फंक्शन है। लूपिंग में होता क्या है कि जैसे आप कोडिंग करेंगे, सपोज आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग में नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगा इस तरह के, बाय द वे कुछ भी हो सकता है। जैसे इस लाइन में इनपुट होगा, इस लाइन में वेरिएबल होगा, इस लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है? तो कोई भी स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो सकता है? एक बार। जैसे पहला लाइन ये करेगा, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट ये करेगा, तीसरा लाइन ये करेगा, जिस लाइन में जो होगा वो अपना काम करेगा। लूपिंग में क्या करता है कि एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करता है। जैसे इसको हम लोग लूपिंग कर दिए, ये हम लोग को आप तय करेंगे, और कैसे तय करेंगे प्रोग्राम में बताएंगे। हमने तय कर दिया कि ये तीनों लाइन को 5 बार एग्जीक्यूट करना है। कितनी बार होगा? 5 बार। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेगा और फिर यहां लौट जाएगा। वो इसका टेक्निक होता है। अब इसके लिए क्या पढ़ेंगे, ये जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय देखेंगे कि क्या ऐसा टेक्निक है जिससे वो लाइन, तीनों लाइन करने के बाद फिर से यहीं पर लौट जाता है, फिर यहाँ पर लौट जाता है, फिर यहाँ पर लौट जाता है ना? ठीक है, समझ गया? तो ये लूपिंग होगा, ठीक है? अब इसमें ठीक है, समझ गए लूपिंग? ये स्टेटमेंट एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करता है। आगे बताएंगे कि कैसे करता है।
तो दो चीज हम बता रहे थे, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये किसका पार्ट है? स्ट्रक्चर्ड का। यानी कि हमारा जो लैंग्वेजेस होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर्ड होगा, क्योंकि जितना भी पढ़िएगा क्यू बेसिक, बीबी, जावा, सी प्लस प्लस, जितना भी पढ़िएगा सब में ये तीन पार्ट होगा, सीक्वेंशियल, डिसीजन और लूपिंग। अब इन दोनों में भी दो पार्ट है, एक होता है प्रोसीजरल और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करता है और कोई नहीं करता है। जैसे क्यू बेसिक आपका सिर्फ प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब बता देते हैं थोड़ा सा क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उतना क्लैरिटी तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग कुछ पढ़े नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि प्रोग्राम को हम लोग, जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, बताया था ना। जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है एक क्राइटेरिया के तहत उसको 2 पार्ट, 3 पार्ट, 5 पार्ट, जितना जरूरी है उसके अनुसार बांटते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था, किसका एग्जांपल दिया था? कैलकुलेटर का। एक कैलकुलेटर का सिंपल आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें 4 ऑपरेशन हो, तो 4 ऑपरेशन को आप लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट में। तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसीजर, फंक्शन, मॉड्यूलर, है ना, सब प्रोग्राम्स, ये सब नाम इसमें लिखा हुआ है, इतना चीज बोलते हैं। तो इस तरह के अप्रोच वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो क्यू बेसिक में भी शुरुआत में तो हम लोग नहीं करेंगे, जब आगे पढ़ेंगे, जब प्रोग्राम बड़ा बड़ा होने लगेगा तब हम लोग उसको एक से ज्यादा भाग में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग चैप्टर ही पढ़ते हैं, फंक्शन चैप्टर एक होता है क्यू बेसिक में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ऑब्जेक्ट के बेसिस पर बांटते हैं। अब जैसे कैसे बांटते हैं, यहां पर जैसे देखिए, एक स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट समझते हैं, पहले पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट विच हैव एग्जिस्टेंस, विच हैव प्रॉपर्टीज, विच हैव बिहेवियर। हर चीज ऑब्जेक्ट है जिसका एग्जिस्टेंस है दुनिया में, और उसका क्या है? प्रॉपर्टीज है, और क्या है? बिहेवियर है। प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, और बिहेवियर वो कैसे बिहेव करता है। यू ऑल आर ऑब्जेक्ट। किस तरह के ऑब्जेक्ट हो आप? ह्यूमन। हम भी ह्यूमन है, बट थोड़ा सा तो डिफरेंस है मेरे और आपके में, इस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में डिफरेंस है कि नहीं? हम भी ह्यूमन में तो बहुत सारा होता है, ह्यूमन में एम्प्लॉई भी आ जाएगा, ह्यूमन में कस्टमर भी आ जाएगा, ह्यूमन में ये भी आ जाएगा, बड़े लोग, अधिकारी भी आ जाएगा। यू ऑल आर स्टूडेंट एंड आई एम टीचर। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अगर आप बताएंगे कि यू आर अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो आपके पास भी तो प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होगा। क्या प्रॉपर्टीज है आपके पास जिसके बेसिस पर आप स्टूडेंट को यहाँ पर? ये तो है, ये तो बिहेवियर है, तो बिहेव आप कर रहे हैं कि पढ़ना है और कॉलेज आना है, ये तो बिहेव है, आपको पढ़ना है, कॉलेज आना है। प्रॉपर्टीज आपका क्या है? आपका आईडी, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, कोर्स, ये सब आपका क्या है? प्रॉपर्टीज है ना। बिहेवियर, स्टडीइंग, प्लेइंग, जंपिंग, पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा, ये सब आपका क्या है? बिहेवियर है, बिहेव इस तरह करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं फैन इज ऑब्जेक्ट, इसका भी तो एग्जिस्टेंस है, तो मैं अगर इसका प्रॉपर्टीज बोलूं तो आप क्या क्या बोल सकते हैं? प्राइस, कलर, टाइप, कंपनी नेम सीलिंग है सर। कि टेबल है, ठीक है ना, कंपनी नेम, सीरियल नंबर, ये सब होगा ना कंपनी का। तो हर चीज प्रॉपर्टीज है, हर चीज का प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पर, यहाँ के स्टूडेंट का प्रोग्रामिंग अगर मैं बनाऊं, क्या स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो प्रोसीजरल बेस्ड क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग, प्रोग्राम को, एक स्टूडेंट के प्रोग्राम को हम लोग 3-4 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे। बताया था पिछले क्लास में। एक हो गया इनपुट स्क्रीन, जहां पर साइन इन के लिए हो गया, रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, और रिजल्ट देखने के लिए होगा। सबके लिए अलग अलग कोडिंग करेंगे और एक स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। बट यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर बनाना होगा, तब हम लोग पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के। देख, तो टीचर हो जाएगा, स्टूडेंट हो गया, और क्या हो जाएगा? एडमिन स्टाफ, ठीक है ना। तो अब टीचर एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक प्रोग्राम बना, और टीचर को भी कितने पार्ट में भाग देंगे? 4 पार्ट में। तो ऑब्जेक्ट के पार्ट को ही डिवाइड करते हैं हम लोग किस में? सब प्रोग्राम में। तो ऑब्जेक्ट उससे क्या हो जाएगा? ऊपर का पार्ट हो गया, किससे?
प्रोसीजर का ऊपर से। तो जब बड़ा सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे तो उसको आपको पहले ऑब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करना होगा, तब आपको प्रोसीजर वाइज कैटेगराइज करना होगा। क्लियर है? आप कहीं पर चले जाइएगा, रेलवे रिजर्वेशन में आप चले जाइएगा, वहां पर भी ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा। एक क्या होगा ढूंढना होगा कि एक आपका कस्टमर हो जाएगा जो बुकिंग कराता है, एक आपका स्टाफ हो जाएगा जो बुकिंग कराता है। तो हर ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा और उस ऑब्जेक्ट को आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। लेकिन क्यू बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो आपको सी में मिलेगा। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट होगा वहां प्रोसीजरल होगा, लेकिन जो सिर्फ प्रोसीजरल होगा उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर और टेक्निक समझ में आएगा C++ में। या फिर अगर आपको एड ऑन मिलेगा पाइथन, तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो भी है। डॉटनेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बट क्यू बेसिक, सी, ये दो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोसीजरल है। तो ये दो पार्ट का प्रोग्रामिंग है, हम लोग को अभी पढ़ना है क्या? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यही चीज था आपको प्रोसीजरल में, आपका दो टाइप, ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड में दो टाइप हो गया, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और अनस्ट्रक्चर्ड में बताएं आपको कि कोई भी लूपिंग का, कोई भी डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का डिफिनीशन है, जो आपको बोले वही चीज है। नाम याद रख लीजिएगा कि क्या क्या कहते हैं, रूटीन, सब रूटीन, फंक्शन, प्रोसीजर, सब प्रोग्राम्स, ये सब इसका नाम है, ठीक है ना। तो ये नाम आप याद रखिएगा। और कौन कौन लैंग्वेज है? बेसिक आपका हो गया, है ना। बेसिक इज द क्या है? एंसेस्टर है कि डेसिडेंट है क्यू बेसिक का? एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब क्या होता है? पूर्वज। तो अगर कह सकते हैं क्यू बेसिक, है ना, बेसिक इज द एंसेस्टर ऑफ क्यू बेसिक, या ये भी कह सकते हैं क्यू बेसिक डेराइवेशन फ्रॉम बेसिक, उसकी डेराइवेशन उत्पत्ति बेसिक से हुई है। पास्कल, सी, फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबोल, ये सब आपका क्या है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फोर्ट्रान होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोल होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबोल होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो बस ये सब अब यूज नहीं होता है, यूज अभी आपका सी होगा, बस क्यू बेसिक भी अभी यूज खत्म हो गया है, ठीक है। सी होता है जहां पर हम लोग को हार्डवेयर लेवल का प्रोग्रामिंग करते हैं, वहां पर यूज होता है। लेकिन बेसिक यहाँ पर पढ़ने का पर्पस आपका क्या है कि आपको पहले सीखना है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, प्रोग्राम कैसे करते हैं, ये सिखा देगा क्यू बेसिक। प्रोग्राम क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे लॉजिक डेवलप करते हैं। तो ये हो गया प्रोसीजरल में। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हो गया आपका जावा, जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है। C++, सी क्या है ये? C#, ठीक है। पाइथन, PHP जो आप पढ़ेंगे, जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। PHP, जावास्क्रिप्ट, रूबी, पर्ल, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्रोग्राम, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अगर मैं पूछूं कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो पहले भी डिस्कस मैं लगता है कर दिया इस क्लास में। सॉफ्टवेयर क्या है? शुरुआत में जब आए थे ऐसे कैसे करने लगे? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन क्या है? कोई बता दो खड़ा होके, ये सॉफ्टवेयर है। हाँ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। और बताइए कोई। अच्छा, आप अगर जान रहे हैं तो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी हमने बताया था कि होना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या क्या करोगे BCA करके, तो आप बनाइएगा सॉफ्टवेयर। तो आपसे कोई भी पूछेगा, जो एंड यूजर, जो नॉर्मल यूजर होगा, पूछेगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप ऐसे किए रहेगा, अरे बोलिएगा ना कि क्या सॉफ्टवेयर होता है। कुछ भी आप अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बचपन में आप पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इज दैट डिवाइस विच हैव अनटचेबल, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जो लॉजिकल डिवाइस है। और हार्डवेयर क्या है? टचेबल, जिसको टच कर सकते हैं, फिजिकल डिवाइस। लेकिन समय के साथ आपको डिफिनीशन क्या होगा? चेंज करना होगा, क्योंकि आप इलोबरेटिंग कर रहे हैं। जैसे वो बोला कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरह से सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरेक्शन करता है ना। जैसे अगर आप इसमें OS नहीं डालिएगा तो माउस काम करेगा? तो
एक तरह से माउस को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है वो सॉफ्टवेयर ओएस, ठीक है। तो ये जो अब ये जो एक बोला डेफिनेशन, वो जनरली बोला किस तरह के सॉफ्टवेयर को, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के कंपोनेंट से उसका कुछ नहीं है, वो यूजर अपने सहूलियत के लिए यूज करता है। तो आप अभी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जो बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा। एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, तो क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, है ना। तो यही चीज, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, which is designed a perform a well defined function। यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर का एक टास्क होता है, फंक्शन होता है ना, कि एक सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया। आप मेडिकल शॉप में चले जाइएगा, उसका एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें पता करता है, नंबर डालता है या दवा का नाम डाल देता है, पता चलता है कि वो दवा अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है तो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, दवा वो बिक जाता है तो क्वांटिटी घट जाता है, दवा आ जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाता है, सब सॉफ्टवेयर में फिक्स होता है, एंट्री करता है, वो ऐड करते जाता है पहले वाला वैल्यू में। तो ये सब सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो सॉफ्टवेयर कैसे बना, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए तो क्या बना, सॉफ्टवेयर बनेगा। और हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक और वेल डिफाइंड टास्क होता है, फंक्शन होता है कि वो सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया है, क्या काम करेगा, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको लिए एक प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम तो बता दी थे, प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, पहला वेरिएबल लो, दूसरा वेरिएबल लो, तीसरे में स्टोर करो, चौथे में प्रिंट करो, दैट इज इंस्ट्रक्शन। हर एक लाइन में इंस्ट्रक्शन है कि हर एक लाइन में आपको क्या क्या करना है। तो ये है आपका प्रोग्राम्स, ठीक है। 2 तरह के सॉफ्टवेयर है, इसमें हम नहीं जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, ओएस, और एक कम करके बोलिएगा, ओएस आप बोल रहे हैं, ओएस में ही आपका हो गया विंडोज हो जाएगा, है ना, उसके बाद मैकिंटोश हो जाएगा, तो ओएस में ही आ गया। उसके लिनक्स भी तो ओएस में ही आ गया, लेकिन और क्या है, हाँ, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर हो गया, और यूटिलिटी। एक तो पहले सुन लीजिए, ओएस हो गया, ट्रांसलेटर में 3 हो गया, ट्रांसलेटर भी तो काम है, और एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर जिसको आप बोल सकते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी हार्डवेयर है तो हार्डवेयर तभी काम करेगा जब उससे रिलेटेड आपके सिस्टम में क्या है, सॉफ्टवेयर है। माउस तभी काम कर रहा है जब माउस का सॉफ्टवेयर आपके इसके अंदर है, यानी माउस को ड्राइव कर रहा है वो सॉफ्टवेयर, इसलिए उसको कहते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। कभी जब आपको कोई कह देगा, ये टर्म्स कभी आता है कि चलो तुम्हारे में ये काम नहीं कर रहा है, इसका ड्राइवर नहीं होगा, ठीक है, जैसे वाईफाई ड्राइवर नहीं होगा, तो ड्राइवर नहीं होगा यानी ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो क्या होता है कि कुछ बेसिक जो हार्डवेयर है उसको लिए अलग से ड्राइवर सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करते हैं, वो किसके साथ आता है, ओएस के साथ। माउस जान ही रहे कि हर यूजर माउस यूज करेगा, कीबोर्ड यूज करेगा, तो कीबोर्ड और माउस ये सब का ड्राइवर सॉफ्टवेयर ओएस के साथ ही आपका आता है, प्रिंटर का आपका नहीं आता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि सपोज आपको प्रिंटर जो भी आप लेंगे तो प्रिंटर के साथ एक आपको सॉफ्टवेयर देता है, जिस कंपनी का आप प्रिंटर लेंगे उसका सॉफ्टवेयर देगा, या तो सीडी देगा, या फिर कहेगा कि आप मेरे साइट पर जाइएगा, जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर डाल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रिंटर आप लाएं और अपने में आप इन्हें इंसर्ट किया और यहाँ से प्रिंट मारा, प्रिंट होने लगेगा, ऐसे नहीं। पहले जो प्रिंटर लाए हैं उस प्रिंटर को आपको इंसर्ट करने के साथ साथ उसका ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, तभी आपका प्रिंटर काम करेगा, ठीक है। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर किस में आएगा, सिस्टम में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। तो आपका हो जाएगा ओएस हो गया, ट्रांसलेटर हो गया, एंड ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें आपका दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तो आपको किस में आ जाएगा, ट्रांसलेटर में आ जाएगा, ठीक है। 2 सॉफ्टवेयर आपको और बता दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना, लिंकर होता है और लोडर होता है। हालांकि ये सब आप फंडामेंटल में भी पढ़ेंगे, लिंकर सॉफ्टवेयर और लोडर सॉफ्टवेयर क्या होता है मैं बता देता हूं। पहले तो लोडर बता देते हैं। जैसे
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन कराता है? सीपीयू। सीपीयू कराता है ना। अब सीपीयू कहां से टास्क को फेच करता है? फेच मतलब समझ रहे हैं ना, सीपीयू के काम मिलना चाहिए तब ना एग्जीक्यूट करेगा। तो सीपीयू का काम है कि मेरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। तो सीपीयू किसके पास जाएगा कि तुम मेरे प्रोग्राम दो? किससे वो प्रोग्राम फेच करता है? रैम से, प्राइमरी मेमोरी, दैट मींस रैम से, रैम से फेच करता है ना। अब क्या होता है कि जैसे आप प्रोग्राम लिखे, राइट किए, ठीक है, राइट करने के बाद आप प्रोग्राम को सेव कर दिए, या तो विदाउट सेव किए भी रन करा सकते हैं आप, है ना, विदाउट सेव किए भी रन हो जाएगा, है ना, लेकिन वो प्रोग्राम आपको फर्दर फिर रहेगा नहीं, कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो विदाउट सेव किए हुए चीज क्या हो जाता है? हट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप सेव कर देंगे तो दूसरे दिन भी उस प्रोग्राम को ओपन करके क्या कर सकते हैं? रन करा सकते हैं। तो जब आप प्रोग्राम सेव करते हो तो वो प्रोग्राम कहां, किसका मेमोरी ऑक्युपाई करता है? हार्ड डिस्क का। जब आप चीजें सेव करते हो तो वो कहां स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। और जब आप उसको दूसरे दिन खोलते हो तो हार्ड डिस्क से कहां आता है? रैम में, और रैम फिर कहां भेजता है? तो लोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द टास्क फ्रॉम रैम टू। तो हर एक में लोडर होता है, इंटरनली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट एक लोडर सॉफ्टवेयर होता है जो आपका कोडिंग को, प्रोग्राम्स को सीपीयू से कहां पर डालेगा, सॉरी, रैम से लोड करेगा, ठीक है। और एक होता है लिंकर सॉफ्टवेयर। क्या होता है? लिंकर सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है? जैसे आप प्रोग्राम लिखिए, अब प्रोग्राम में 4 सब प्रोग्राम्स है, 4 फंक्शन बना दिए, यानी 4 कैटेगरी में आपने क्या किया? उसको कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब कैटेगराइज किया वो तो आपको दिख रहा है ना, ये क्या कि दैट इज फर्स्ट कैटेगरी, है ना, दैट इज ए सेकंड कैटेगरी, और ये पूरा एक प्रोग्राम है, दोनों मिला। लेकिन जब आप रन करते हो तब ये मशीन के पास जाता है, तब आपका उस पर कोई कमांड नहीं हो पाता है कि कौन प्रोग्राम किसका पार्ट है और पहले कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए, पहला फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो कोई कमांड नहीं होता है। तो वहां पर काम करता है आपको लिंकर सॉफ्टवेयर। क्या काम करता है? लिंकर सॉफ्टवेयर। तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ गई? ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, लिंकर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप समझ रहे हैं, है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताइए। सब चीज हो जाएगा एप्लीकेशन। हाँ बोलिए। एंड्रॉइड। लिंकर, लिंकर देखिए क्या करता है कि जैसे आप प्रोग्राम को 2 भाग में कैटेगराइज आपने किया है, लिंकर नाम से ही पता चल रहा है कि वो लिंक करेगा। एक प्रोग्राम का जब कैटेगरीज अलग अलग होगा तो जब ये एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम तो वहां पर सारे एक टाइप के कैटेगरीज को क्या करेगा? लिंक करेगा। जैसे मैंने एक प्रोग्राम ये लिखा है, इस प्रोग्राम का नाम मैंने PLET रखा है, लेकिन इस प्रोग्राम में 2 पार्ट है, एक सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। अब यहाँ पर तो मेरे को कमांडिंग है, यहाँ पर कोई चीज हमको चेंज करना है तो पता चल रहा है कि यहाँ पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे। यहाँ पर भी पता चल रहा है कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्र है। लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तब फिर वहां लो लेवल लैंग्वेज में हमारा कोई कमांड नहीं होता है, तब यहाँ पर फोकस करता है लिंकर। लिंकर देखता है कि यूजर जो इसको क्या करा रहा है, एग्जीक्यूट करा रहा है, वो इसका पार्ट था, तो वहां पर बाइंड अप करके रखता है अलग अलग मॉड्यूल्स को, जो सेम टाइप के प्रोग्राम्स के मॉड्यूल हैं अलग अलग, उनको एक साथ बाइंड अप करके रखता है लिंकर। समझ गया? ये काम लिंकर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप समझ रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको हो जाएगा पूरा ऑफिस सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, अलग अलग टाइप का है, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे कौन कौन सॉफ्टवेयर आता है। चलिए उसके बाद अब आता है प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं PDLC। क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल समझते हैं? कोई भी काम करने का एक सर्टेन, हमने बताया था कि क्या होता है, स्टेप्स होता है ना, होता है ना।
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ साइकिल बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज, अच्छा एक सिंपल सा चीजें होती हैं, जब घर में एक बड़ा फंक्शन होता है तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हो ना, कि फर्स्ट में क्या होना चाहिए, उसके बाद चीजें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना, उसके बाद सारे चीज को आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। जैसे बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले तो आप एनालाइज करते हो, बिल्डिंग बनाने से सोचो पहले तो एनालाइज करते हो कि हम, मेरे पास उतना फिजिबिलिटी है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, बिल्डिंग बनाएंगे तो वो काम करेगा कि नहीं, वो रेंट पर लगेगा कि नहीं, पहले सोचते हो। तो पहला चीज है एनालाइज करना चीजों को जो काम करने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम है रिक्वायरमेंट देखना, अब हमने तय कर लिया कि नहीं बनाएंगे, पैसा भी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये मेरे लिए फायदेमंद भी होगा, एनालाइज कर लिए। एनालाइज के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट होगा ना, आपको अपना मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आपको रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद आपका बनाने वाले सारे जो लेबर हो गए या मिस्त्री होंगे सारे का रिक्वायरमेंट होगा। तो वो सब चीजें आप गैदर करोगे ना, है ना, कि कहाँ से मटेरियल्स आएगा, रॉ मटेरियल्स आएगा, कैसे हम लोग उसका वो मैनिपुलेट करेंगे, उसमें कैसे मिस्त्री आएगा, कैसे लेबर होगा, ये सारा रिक्वायरमेंट कर, तब जाके आप एक्चुअल काम शुरू करते हो ना। उसके बाद रिक्वायरमेंट के बाद क्या, रिक्वायरमेंट क्या, आप उसका नक्शा बनाते हो, है ना, लॉजिकल डिजाइन करते हो कि भाई ये चीज हो गया, चलिए अब लॉजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन के बाद आप आते हो किसमें, फिजिकल डिजाइन, माने एक्चुअली आप बनाना शुरू करते हो। ठीक है, फिजिकल डिजाइन बनाने के बाद फिर आप बीच बीच में टेस्टिंग भी करते रहते हो कि ये सही जा रहा है कि नहीं, बन तो रहा है, उसके बाद क्या कर रहे हो, टेस्टिंग भी कर रहे हो कि ये सही जा रहा है कि नहीं। उसके बाद जब आपका बन गया तो फिर क्या होगा, हमेशा मेंटेनेंस भी करना। तो ये एक तरह से बिल्डिंग का हो गया। तो उसी तरह से हाँ, डिबगिंग वही हो गया, टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं मिस्त्री बना रहा है, वही डिबगिंग हो गया। तो यहाँ पर हम लोग टर्म डिबगिंग नहीं यूज करेंगे, डिबगिंग कहाँ यूज करेंगे, प्रोग्राम्स में यूज करेंगे। वहां पर अगर कहिएगा कि डिबगिंग तो वो अजीब लगेगा ना। तो यही चीज होता है पीडीएलसी, यहाँ पर है पीडीएलसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, और वहां पर हो जाएगा एचडीएलसी, होम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या कुछ भी अपार्टमेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर पीडीएलसी में भी यही चीज है। जैसे पीडीएलसी आपका होगा वो प्रोग्राम डेवलपमेंट होगा, और ऑब्वियसली आप प्रोग्राम डेवलपमेंट करने का पर्पस क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना, क्या बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना। तो एक्चुअली जो टर्म होता है वो होता है एचडीएलसी। आप पढ़ेंगे, आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो एक सैड होता है, सैड आपको मिलेगा, कोर्स है, तो सैड में होता है एचडीएलसी। क्योंकि ये लाइफ साइकिल हम लोग कहाँ यूज करेंगे, छोटे काम के लिए या बड़े काम के लिए, बड़े काम के ना। अगर हम कह देंगे कि एक प्रोग्राम बनाओ 2 नंबर को जोड़ना है, तो क्या इसके लिए पूरा पीडीएलसी फॉलो कीजिएगा, क्या पीडीएलसी फॉलो तब ना कीजिएगा जब बड़ा चीज है। ये तो 2 लाइन का है प्रोग्राम, एक में इनपुट लिए जोड़े और प्रिंट करा दिए, इसमें क्या दिमाग लगा, पहले एनालाइज करेंगे कौन कौन वेरिएबल होगा, फिर टेस्टिंग करेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये टर्म हमने लिखा है पीडीएलसी, बट ये एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा एचडीएलसी। कहाँ इंप्लीमेंट होगा, जब बड़ा, तो आप उस लिहाज से इसको समझेंगे। ठीक है, अब आप सपोज मानिए कि कोई आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या तो आप इंडिविजुअली डेवलप करेंगे, कोई आपके पास रिक्वायरमेंट आएगा, आपने दोस्तों को बोल रखा है कि भाई हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, कोई अगर वैसा क्लाइंट मिले तो मेरे पास भेजना, या आप 2 दोस्त मिलके कंपनी खोल लिए हैं और बोलते हैं कि हम हर तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, चाहे एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट से रिलेटेड हो या ऐप हो, कुछ भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो आपके पास जो बड़ा सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट आएगा, तो आप इस पूरे पीडीएलसी या एचडीएलसी के अनुसार क्या करेंगे, फॉलो करके चीजों को डेवलप करेंगे, है ना। आप बड़ा सॉफ्टवेयर मिल गया तो आप ऐसे डेवलप नहीं ना करेंगे। जैसे बाय द वे इंफोसिस को मिल, इंफोसिस कंपनी तो जानते हैं, वो भी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है ना। इंफोसिस कंपनी प्रोडक्ट निकालती है क्या, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट निकालती है। माइक्रोसॉफ्ट किसी खास यूजर के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है। जैसे ये नहीं जाए कि सर मेरे पास सॉफ्टवेयर बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट तुम बना दो, वो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो सबके यूज के लिए है। और इंफोसिस का कभी प्रोडक्ट सुने कि इंफोसिस का यूज ये है
इंफोसिस क्या बनाती है? यूजर ओरिएंटेड, यानी कि आप इंफोसिस के पास जाइए कि भाई मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है और वो बनाएंगे। वो मार्केट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं इंफोसिस। जैसे इंफोसिस के पास, अब आप जैसे हम जैसे क्लाइंट तो नहीं जाते हैं, इंफोसिस के पास कौन सा क्लाइंट जाता है? बड़ा बड़ा क्लाइंट, जैसे बड़ी कार कंपनियां होगा, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, या फिर सरकार उनके पास जाती है। जैसे उनको बनाना है आधार कार्ड बनाने वाले को पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो वो किसने डेवलप किया है? इंफोसिस ने। उस तरह का सॉफ्टवेयर बनाता है। तो अगर आप बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये सारा चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? यही आपका लाइफ साइकिल होता है। पहले होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, हर एक वर्ड को मीनिंग भी आप जान जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या चीज होता है। आपके पास कोई रिक्वायरमेंट लेके आया, एक कॉलेज का, कोई कॉलेज है और वो आपके पास आया रिक्वायरमेंट कि भाई मेरे को एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाना है, तो आप पहले उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे ना कि वो क्या क्या चीज चाहता है, क्या क्या चीज उसमें फैसिलिटी चाहिए, ये सारा चीज आप समझेंगे उसको। वो कहेगा कि आपको ये एक मेरे में क्या क्या गैस दिया है। तो एक मेन्यू तो सॉफ्टवेयर में होता है, ये वेबसाइट में आप देखते हैं, एक होम हो गया, उसके बाद अबाउट अस हो गया। आप देखते हैं ना मेन्यू सॉफ्टवेयर में, जैसे होम मेन्यू होता है ना, मेन्यू समझ रहे हैं? हर एक सॉफ्टवेयर में मेन्यू होता ही, ये वेबसाइट में होता है। होम हो गया, अबाउट अस हो गया, अगर आपको एजुकेशनल है तो उसमें एकेडमिक्स हो गया, फैकल्टीज हो गया, फैकल्टीज पर क्लिक करेंगे तो फैकल्टी लिस्ट आएगा। कोर्स हो गया, कोर्स पर क्लिक करेंगे तो कोर्स का लिस्ट आएगा। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा बीसीए का। रिजल्ट्स हो गया, है ना, रेफरेंसेस हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, सबका क्या बना होता है? मेन्यू बना होता है ना। तो ये सब चीज, इस प्रॉब्लम को आप समझेंगे, वो बताएगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन ये है और क्या क्या काम होता है। तो सारे चीजों को आप समझेंगे, नोट डाउन करेंगे कि ये चीज होता है, ये फैसिलिटी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारा चीज आप समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कि इतना पहले हमको डेवलप करने दीजिए, फिर आप दिखाएंगे, वो ओके बोलेगा, फिर आप डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो पहले तो आप प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, क्या क्या चीज इसमें काम है। उसके बाद है प्रॉब्लम एनालिसिस। अब एनालाइज करेंगे, अब उससे तो रिक्वायरमेंट आपको मिल गया, अब एनालाइज करेंगे कि मेरे लिए ये फायदेमंद है कि नहीं, हम लोग इस चीज को कर लेंगे कि नहीं, क्योंकि जितना वो रिक्वायरमेंट दे रहा है हमको भी तो आना चाहिए उतना डेवलप करना। वो बोल रहा है कि ऐसे सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना, यूजर के आंख कांटेक्ट से एकदम ये कर लेना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए जो ऑथराइज्ड यूजर है। तो इतना भारी भरकम आपको दे देगा तो आप एनालाइज भी तो कीजिएगा कि हमको उतना क्षमता है कि नहीं कि हम उसको बना सकते हैं डिटेक्शन के लिए, है ना। आप कहेंगे नहीं हम सिर्फ पासवर्ड एक दे देंगे, पासवर्ड डालेगा ये, हम फिंगरप्रिंट नहीं दे पाएंगे या ये नहीं दे पाएंगे। तो आप एनालाइज कीजिएगा कि हम लोग उस काम को कर सकते हैं। कितना लोग कह भी देते हैं ठीक है हम कर लेंगे, क्योंकि अब पासवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट परीक्षा नहीं है। जैसे आप एग्जाम देते हैं, हमने बोला एग्जाम दो, कोई चोरी नहीं, कोई ये नहीं, अपने मन से लिखना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्जाम तो है नहीं, वो जहां अटकेगा वो नेट का सहारा लेगा। क्या लेगा? ऐसे ही बनाता है सॉफ्टवेयर, सबको याद नहीं रहता। आपके दिमाग में ये भी चीज नहीं रहना चाहिए कि हर चीज इतना कैसे याद रहेगा। तो किसी को कोई चीज याद नहीं रहता है, वो बनाएगा तो नेट का सहारा लेगा, तो देखेगा नेट पर कि फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए क्या चीज होता है। तो ये सारा चीज, या फिर ये आई कांटेक्ट से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारा चीज देखिए। तो ये प्रॉब्लम एनालिसिस में होगा कि क्या वो चीज हम लोग बना पाएंगे कि नहीं। उसके बाद होता है एल्गोरिदम डेवलपमेंट। जब वो चीजों को समझ जाएगा, एनालाइज कर लेगा कि हम ये चीज फैसिलिटी दे देंगे, हम कर पाएंगे, तो अब वो एल्गोरिथम कर रहा है। एल्गोरिथम मतलब वही चीज हो गया जो बिल्डिंग का आपका नक्शा बनाना होता है। मतलब एक्यूरेट अब बनाएगा, यहाँ पर कॉपी पर या चार्ट पर या कंप्यूटर पर बनाएगा नक्शा। एक तरह से नक्शा भी एक तरह से आपका क्या है, जैसा नक्शा है वैसा ही घर बनाएगा। तो आपको एक तरह से बना रहे हैं एक्चुअल जैसा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। अब नॉर्मल आप प्रोग्राम बनाइएगा, नॉर्मल हम सोच के देखते हैं 2 नंबर को जोड़ने के लिए आप क्या एल्गोरिथम रखिए। स्टेप 1 में नहीं, स्टेप 1 में पहले और बढ़ाएंगे तो ऐसे स्टेप 1 इनपुट, स्टेप 2 इनपुट सेकेंड नंबर, स्टेप 3 add 2 number in third variable, 4 print
लेकिन अब जब प्रोग्राम कीजिएगा तो हो गया आपको क्या, एल्गोरिथम लिख रहे हैं वो काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा, a बराबर 10। अब इनपुट 10 नंबर, इनपुट फर्स्ट नंबर लिखे होंगे। तो अब देखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, तो ये तो लॉजिकल लिखा हुआ है। कैसे फर्स्ट नंबर इनपुट लेते हैं, तो ऐसे लेते हैं, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये हो गया एक्चुअल प्रोग्राम। दूसरा नंबर कैसे लेते हैं, तो ऐसे लेते हैं। तीसरा नंबर ऐसे करेंगे a प्लस, और प्रिंट ऐसे करेंगे। ये हो गया प्रोग्राम। लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, कुंदन माइक ऑफ करो बता यार। रहे हैं कि इनपुट तुमको फर्स्ट नंबर लेना है, चाहे ए में लो, एक्स में दो, जेड में लो, कुछ में भी लो, क्लियर है। तो ये हो गया आपका माइक ऑन है। एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम में क्या होता है, आगे डिफिनीशन है। एल्गोरिथम में होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए माइक ऑफ करो भाई, माइक ऑफ करो, थोड़ा प्रश्न ऑप्शन देते हैं, वो क्या होता है, और इनको हो रहा है मैक ऑफ। है ना। तो एक तरह से ये प्रॉब्लम है, 2 नंबर को जोड़ना है, यहाँ सॉल्यूशन होता है स्टेप बाय स्टेप। और फ्लो चार्ट एक होता है, क्या होता है, फ्लो चार्ट म्यूट तो हो जाओ यार। कि एल्गोरिदम में हम लोग टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और फ्लो चार्ट आपको क्या होता है, डायग्रामेटिक अप्रोच, यानी फ्लो चार्ट एल्गोरिदम सेम है। एल्गोरिदम में हम लोग लिखते हैं, और फ्लो चार्ट में हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। वहां लिखना नहीं, वहां नक्शा ऐसे से बनाते हैं, स्क्वायर सिंबल, पैरेललोग्राम सिंबल, वो बताएंगे आगे। हम लोग को फ्लो चार्ट पढ़ना है, एल्गोरिदम भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, फ्लो चार्ट। देखिए ये है फ्लो चार्ट आपका, ये सब आपको पढ़ना है आगे। और ये हो गया एल्गोरिदम भी हमको पढ़ना है, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो हाँ चलिए, कहाँ पर थे हम लोग। तो एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल बनाएंगे या लॉजिकल बनाएंगे, लॉजिकल, और उसके बाद करेंगे कोडिंग। जब हम डिजाइन बना लिए, डायरेक्ट आप काम बड़ा सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो ऐसे थोड़े कि कंप्यूटर पर बैठे हुए बनाने लगेंगे, पहले रफ वर्क करेंगे ना। तो वही रफ वर्क हो गया आपको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। अब आप कोडिंग करेंगे, एक्चुअल कोडिंग करेंगे जिसके थ्रू बनेगा। अब कोडिंग करने के लिए आप सोचेंगे जिस पर आपको महारत हासिल हो, कि आप जावा जानते हैं या पाइथन जानते हैं या डॉटनेट जानते हैं, जिस पर आपका स्पेशलाइजेशन है, उस लैंग्वेज पर आप बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, चीजों को सजाना एक तरह से, है ना। जैसे डॉक्यूमेंटेशन कहने मतलब क्या होता है कि सपोज आप सॉफ्टवेयर बड़ा बना रहे हैं, तो 10-15 लाइन की बात तो नहीं है, हजारों लाइन, 5000 लाइन, 10,000 लाइन, 20,000 लाइन तक जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तभी ना। डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब क्या, कि आपको टाइम टू टाइम लिखना होगा। जैसे यहाँ पर आप इनपुट लिए हैं, तो यहाँ लिखना होगा हेयर वी टेक इनपुट, है ना। अब कहिए कि सर क्यों लिखेंगे, इससे फायदा क्या होगा। तो इससे फायदा हमने शायद बताया था कि अगर ये सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर आप बना के दे दिए, यूज हो रहा है, लेकिन कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम होने के लिए फिर वो आपके पास आएगा, और आप 6 महीना पहले डेवलप किए थे, आपके सब दिमाग से निकल जाएगा कि इस लाइन का हम लोग क्या किए थे, ये 10 लाइन दिख रहा है, उसका क्या यूज है, कुछ लिखे ही नहीं है, तो आपको तो बाउंस हो जाएगा, समझने में हो सकता है 10 दिन लग जाएगा आप ही का कोडिंग। तो आप लिखे रहेंगे तब ना, कि यहाँ पर हमने इनपुट लिया, अच्छा ये इनपुट नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा आउटपुट लिया है, यहाँ पर जो कोडिंग किया वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए किया है, लिखेंगे आप लोग। हियर वी राइट कोडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हियर वी राइट कोडिंग फॉर, है ना, साइन अप के लिए, साइन इन के लिए, सब चीज लिखना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर कोडिंग होगा। नहीं तो नहीं लिखिएगा, जैसे आपको माइलस्टोन नहीं रहता है ना, माइलस्टोन आप रोड पर देखते हैं तो कितना दिक्कत होता है, तो कोडिंग भी बड़ा बड़ा रहता है, तो डॉक्यूमेंटेशन किया रहता है, क्योंकि समझना होगा आपको कोडिंग। तो कोडिंग लिखेंगे तो एक अच्छा सा कोडिंग लिखेंगे और डॉक्यूमेंटेड करके लिखेंगे। उसके बाद कोडिंग को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, यानी कोडिंग को एग्जीक्यूट कराएंगे। क्या कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराने के बाद क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड डिबग। टेस्ट करेंगे कि भाई जो हमने बनाया, अभी प्रोग्राम बना रहा है, पूरा नहीं, प्रोग्राम एक बना लिया कि भाई इनपुट ले रहा है, तो अब सक्सेसफुली देखेंगे कि इनपुट ले रहा है। अगर इनपुट नहीं लेगा तो क्या करेंगे, डिबगिंग करेंगे।
तो ये हो गया आपको पीडी। इसमें किसी पॉइंट में दिक्कत होगा तो बताएंगे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको किसी पॉइंट में दिक्कत है? डॉक्यूमेंटेशन पेपर में नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन कहां पर लिख रहे हैं? कोडिंग। और कोडिंग कहां पर होगा? कंप्यूटर में। कोडिंग तो पेपर पर नहीं होगा, है ना। तो कोडिंग के समय ही हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करें, ठीक है। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन, तो हर काम में जरूरी है। अब यहाँ पर भी फ्लो चार्ट बनाइएगा, लंबा हो जाएगा तो वहां पर भी तो कुछ लिखिएगा, लेकिन कोडिंग तो एक्चुअल चीज है, वहां पर आपको लिखना ही होगा कि कहाँ पर क्या करना। नहीं लिखेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम होगा समझने में। हाँ 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 हाँ, ये इसका क्वेश्चन हो सकता है कि सर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जैसे सपोज आप अभी तो 3-4 लाइन हम लोग सोच रहे हैं। जैसे सपोज मैंने ये क्या किया है कि यहाँ पर बाय द वे हमने लिया ए, मैं एक छोटा सा लिख रहा हूं यहाँ पर, a = 10 लिया, -10 हो गया 10, b = 20, ठीक है, एंड c = a + b एंड d = a - b, ठीक है। और यहां पर लिख देंगे प्रिंट c और प्रिंट क्या लिख देंगे d, ठीक है। ऑब्वियसली ये दो काम कर रहा है, ये छोटा सा है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी करेंगे तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि किसमें क्या है। एज्यूम कीजिए कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो यहां पर मैंने ये लाइन लिख दिया, है ना, सब्ट्रैक्शन। हालांकि बिना लिखे भी लोग समझ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं एज्यूम करना है, ठीक है। और यहां पर क्या करना है? एडिशन। यही डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो अब ये कह रहा है, जैसे आप कह सकते हैं कि सर प्रोग्राम जब एक्चुअल करते हैं तो प्रोग्राम में वही चीज लिखते हैं जो प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी प्रोग्राम में वो चीज हम लोग नहीं लिखते हैं जो प्रोग्राम का पार्ट नहीं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए होता है? यूजर के लिए। तो क्या होता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए फैसिलिटी दिया है कि जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या बताया, या तो इंटरप्रेटर काम करेगा या क्या काम करेगा? कंपाइलर। तो आप तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो जब इसको रन करेंगे तो मशीन में जाएगा तो वहां कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करता है। तो जो डॉक्यूमेंटेड किया रहता है उस लाइन को कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है? इग्नोर करता है। क्या करता है? तो आप कहेंगे कि सर कैसे इग्नोर करेगा? तो वही सब तो प्रोग्राम में देखेंगे ये कैसे इग्नोर कराएंगे। उसके लिए आता है कि, है ना, उसके लिए सिंबल आता है। अब यहाँ ये डबल, इसलिए देखिए यहाँ पर लिखे है, दिखाई नहीं दे रहा है, स्लैश डबल स्लैश दिए हैं, तो डबल स्लैश लिखा हुआ है तो सी का कंपाइलर, नॉट क्यूबेसिक। क्यूबेसिक होता है सिंगल कोड, तो ये बताएंगे क्यूबेसिक का प्रोग्राम करेंगे, यानी सिंगल कोड ऐसे डालें तो क्यूबेसिक का इंटरप्रेटर समझ गया कि ये लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट फर्दर अगर हम प्रोग्राम चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा ये लाइन में एडिशन है, ये लाइन में सब्ट्रैक्शन है। अब ऐसा मतलब कि हर एक लाइन में करने लगे तो इरिटेट करेगा। वहां पर करेंगे जहां पर एक्चुअल क्या हो, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहीं तक मैं खत्म करता हूं पीडीएलसी। और पीडीएलसी में आपको क्या है, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट को सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा है, यहाँ पॉइंट वाइज मैंने डील किया है, ठीक है ना, सबको डेफिनेशन दिया है। तो आपको इसमें डेफिनेशन पढ़ के आना है, मैं एक एक लाइन डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, और जो लाइन समझ में नहीं आएगा वो लाइन अगले दिन पूछना है, समझ गए। और उतना ही उतारिएगा जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम आपको शेयर तो सब कर दिए हैं, लेकिन बीच बीच में हमको लगता है, जैसे क्या होता है कि जब भी कोई पहले पढ़ाया रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा ही चाहता है, इसमें ये भी बोल दे, तो बीच बीच में हम ऐड भी करते जाते हैं, तो आप पहले ही सारा चीज नहीं उतारेंगे, ठीक है। इसको समझेंगे, जितना पढ़ाई होगा उसके अनुसार